बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप लोगों की फ़र्स्ट ईयर क्लास के। तो स्टूडेंट्स, पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वो है डिफ़ाइन द टर्म्स। 3 टर्म्स जो हैं उनको आपने डिफ़ाइन करना है। फर्स्ट है यूनिट वेक्टर, सेकंड है पोजीशन वेक्टर और थर्ड है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये 3 टर्म्स हम लोगों ने डिफ़ाइन करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करेंगे यूनिट वेक्टर को कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है ये ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 या यूनिटी हो और इन अ गिवन डायरेक्शन। तो ए यूनिट वेक्टर को हम एक कैप से ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ए के ऊपर आप एक कैप बना देंगे। ये ए कैप जो है यूनिट वेक्टर का यूँ समझें कि सिंबल है या रिप्रेजेंटेशन है। अब दरअसल आपको पता है कि कोई भी वेक्टर अगर है तो उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड को हम सिंपल ए से ज़ाहिर करेंगे और डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम ए के लिए यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे ए की कैप। ठीक है। अच्छा, अब इस फार्मूला से अगर हम देखें तो ए कैप आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स ये रिजल्ट निकाला कि ये हमारे पास कोई भी वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 या फिर यूनिटी हो वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ए कैप जो है ये यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए है और सिंपल ए जिसको हम बगैर एरोहेड के लिख रहे हैं ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें इसकी यूनिट वेक्टर्स की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से होगी। तो स्टूडेंट्स, ये देखें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारे पास ये आई कैप एक यूनिट का जो हमारे पास यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स डायरेक्शन में आई कैप से। और इसी तरह से जो वाई डायरेक्शन में 1 जिसका मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी तरह से जेड डायरेक्शन में के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये गौर करें कि ये हम लोग यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स की, ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा एक्स एक्सिस जो है ये आई कैप के बराबर है, पूरे का पूरा वाई एक्सिस जो है वो जे कैप है, नहीं, बल्कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का जो भी वेक्टर है इसको हम आई कैप से जाहिर कर रहे हैं, यही आई यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में और इसी तरह से जेड डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड के जो वेक्टर्स हैं इनको जे कैप और के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम इन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स को ये ओरिजिन से ही स्टार्ट हों। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक फ़र्ज़ करें ये जो लेंथ हमारे पास बन रही है ये यूनिट मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कैप को। बस आपने जहन में ये रखना है कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है उसको आई कैप से जाहिर करेंगे। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में जो यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है उसको जे कैप से जाहिर करेंगे और इसी तरह से जेड डायरेक्शन में के कैप से जाहिर करेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है पोजीशन वेक्टर की। तो पोजीशन वेक्टर की थ्योरेटिकल डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि पोजीशन वेक्टर दरअसल होता क्या है। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्टूडेंट्स। इसमें देखें आप लोग, तो ये जो हमारा पॉइंट ओ से यानी ओरिजिन से किसी भी पॉइंट पी तक का जो फासला है इसको हम लोग नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर का। यानी ऐसा वेक्टर जो कि किसी भी पॉइंट या पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो जो हमारे पास वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और इसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पर, तो ओ से लेके इस पॉइंट जहाँ पे ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास पॉइंट एल है,
और ये वाला पॉइंट M है, तो पॉइंट L O से लेके L तक का जो फासला है ये A है, यानी डिस्टेंस मूव्ड अलोंग x एक्सिस जो है वो A है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा A, और इसी तरह से O से N तक का जो फासला है ये y कोऑर्डिनेट है B। तो हम P के जो पॉइंट्स हैं, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं A और B, इनको ब्रैकेट्स में लिख देंगे। तो पोजीशन वेक्टर को 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमने लिखना है तो R वेक्टर इज़ इक्वल टू A मैग्नीट्यूड है, और x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, I कैप। तो A I कैप प्लस y डायरेक्शन में जो इसका मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस जो इसने कवर किया है वो b है, और उस y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो j कैप होगा। तो r इज़ इक्वल टू a i कैप प्लस b j कैप। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम लोग 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तब भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ फ़र्क क्या आ जाएगा, यहाँ पे b j के बाद यहाँ पे आ जाएगा c k कैप, क्योंकि हमारे पास थर्ड एक्सिस z एक्सिस भी आ जाएगा इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसकी थ्योरी है कि अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओरिजिन, किसी भी फिक्स्ड ओरिजिन से किसी भी पॉइंट P तक का जो फासला है वो कौन से वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर से। ठीक है, तो हम पोजीशन वेक्टर से इसको स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा r इज़ इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था। इसी तरह से 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पोजीशन वेक्टर को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे जी, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको डिफाइन करेंगे, r इज़ इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर स्पेस में। अब स्टूडेंट्स थर्ड डेफिनेशन थी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी भी वेक्टर की अगर हम x डायरेक्शन में इफेक्टिव वैल्यू लेते हैं तो वो उसका x कंपोनेंट कहलाएगा, और इसी तरह से अगर हम y डायरेक्शन में उसकी इफेक्टिव वैल्यू लेते हैं तो उसका y कंपोनेंट कहलाएगा। चलिए देखते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हमारे पास वेक्टर ए को जाहिर कर रहा है। वेक्टर ए से जब हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ओ से लेके एम तक का जो फासला है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर ए है इन एक्स डायरेक्शन, और इसको हम ए एक्स से जाहिर करेंगे। इसी तरह से जब हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर तो ओ से लेके एन तक का जो ये हमारे पास फासला है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए वाई से, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर ए है इन वाई डायरेक्शन। तो ये स्टूडेंट्स हैं हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, और वेक्टर में बी स्प्लिटेड इनटू 2 और 3 कंपोनेंट्स। हो सकता है कि एक वेक्टर को 2 या 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है या स्प्लिट किया जा सकता है, डिपेंडिंग कि हम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है या 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स अ 0 रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो हम लोगों से कहा जा रहा है कि 3 वेक्टर्स हैं, उनको जब जमा किया जाए तो उनका 0 रिजल्टेंट आता है, तो वो उनको हम किस तरह से अरेंज करें कि उनका जवाब 0 आए। तो ये हमारे पास सवाल है। ये मैंने डॉटेड लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसको विजुअलाइज करवाती हूँ कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास 3 वेक्टर्स कहे गए थे कि 3 वेक्टर्स को जमा करें तो जवाब हमारे पास 0 रिजल्टेंट आए। तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें ये एक ब्लॉक है, ये एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का बना हुआ एक ब्लॉक है, इसके ऊपर 3 जो हैं वो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं। अब इस वेक्टर को हम यूँ समझ लें कि ये फोर्स वेक्टर है,
ये भी ये फ़र्ज़ करें ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। मैं ABC की बजाय इनसे अगर रिप्रेजेंट करूं तो स्टूडेंट्स ये देखें आप लोग कि आपको पता है कि फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से यहाँ पे मैं फोर्स का नाम ले रही हूँ। तो ये 3 फोर्सेस इस ब्लॉक पे अमल कर रही हैं। तो अगर हम इन तीनों को अरेंज करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट F1 जो है वो इस तरह से है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे F1 इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद F2 हमारे पास है इस डायरेक्शन में, तो हम इस डायरेक्शन में F2 बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी F2, ठीक है। और थर्ड जो हमारे पास फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये हमने इस तरह से थर्ड फोर्स जो है इस तरह से इस डायरेक्शन में बना दी, तो ये हमारे पास आ जाएगी F3। अब आप चाहे तो इसको नाम दे दें A वेक्टर का, इसको B वेक्टर का और इसको C वेक्टर का, यानी 3 वेक्टर्स हमारे पास आ गए। तो जब हमारे पास कोई भी 3 वेक्टर्स को इस तरह से जमा करें कि वो एक ट्रायंगल की 3 साइड्स बन जाएं, वो क्या बन जाएं, ट्रायंगल की 3 साइड्स, तो उस वक्त हमारे पास बाय हेड टू टेल रूल आप देखें तो फर्स्ट वेक्टर का हेड है और सेकंड वेक्टर की टेल है, फिर सेकंड वेक्टर का हेड है और थर्ड वेक्टर की टेल है, और फिर हमारे पास थर्ड वेक्टर का हेड है और फर्स्ट वेक्टर की टेल है। यानी ये हेड टू टेल रूल के ज़रिए जब जमा हो रहे हैं तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, यानी रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं रह रही। तो इस वजह से रिजल्टेंट ड्रॉ करने की जगह ना होने की वजह से इसका रिजल्टेंट क्या होगा, नल वेक्टर होगा स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, और इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, नल वेक्टर के। और यही आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन था। चलिए अब इसको थ्योरी की तरफ से समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें थ्योरी में कहा जा रहा है इफ़ द 3 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ट्रायंगल ज्वाइंड बाय हेड टू टेल रूल, अगर तीनों वेक्टर्स को हम किसी भी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट करें और इनको जमा करें हेड टू टेल रूल के ज़रिए, तो देयर सम विल बी 0, और उनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो इसकी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स क्या है कि कंसीडर 3 वेक्टर्स, आप 3 वेक्टर्स फर्ज कर लें, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। तो फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट, हाँ जी, इट इज़ क्लियर दैट कि ये हमारे पास एक वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है। तो ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। तो इन तीनों को जब हम जमा करेंगे बाय हेड टू टेल रूल, इट इज़ क्लियर दैट सम ऑफ वेक्टर्स इज़ 0 बिकॉज टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यहाँ पे देखें फर्स्ट वेक्टर की टेल कंसाइड्स विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। लास्ट वेक्टर कौन सा है, C वेक्टर। C वेक्टर के हेड से इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इस वजह से इनका वेक्टर सम किसके बराबर आ जाएगा, नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा। और इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड वेक्टर, या फिर C वेक्टर भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ हम मैथमेटिकली जब इसको लिखेंगे तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, वेक्टर A लाइज इन XY प्लेन, एक वेक्टर है जो कि XY प्लेन में मौजूद है। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव, कौन सी ऐसी डायरेक्शन होगी जिसमें उस वेक्टर A के दोनों कंपोनेंट्स यानी AX और AY दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे। और दूसरा इसका पार्ट है फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स बोथ कंपोनेंट्स हैव अपोजिट साइंस, और कहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स AX और AY जो हैं उनके साइंस अपोजिट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए अभी मैं आपको क्वाड्रेंट्स समझाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। ये मैंने जब आपको टॉपिक समझाया था क्वाड्रेंट्स का, जब वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ा है, उसके नेक्स्ट जो टॉपिक समझाया था उसमें क्वाड्रेंट्स हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है। लेकिन फिर से शॉर्ट क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा इसका आपको हिंट्स दे देती हूँ कि दरअसल क्वाड्रेंट्स होते क्या हैं कि ये जो XY प्लेन है इसमें हम लोगों ने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, 4 ऐसे रीजन्स में डिवाइड किया है जो इन्फिनिटी तक जिनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे रीजन्स को हम क्या नाम देते हैं,
क्वाड्रेंट्स का नाम देते हैं। चूँकि ये 4 रीजन्स हैं, इस वजह से ये क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। क्वाड मीन 4, तो 4 रीजन्स बन जाएंगे। अब इसमें स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है इसमें कोई भी वेक्टर है और उसके एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होंगे, और इसी तरह से कोई भी वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी वेक्टर का एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट किसी वेक्टर का क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है, पहला सवाल ये पूछा गया है कि कौन सी ओरिएंटेशन में किसी भी वेक्टर ए के दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे। तो आप मुझे यहाँ पे देख के बताएं तो कौन से आपको जो क्वाड्रेंट है इसमें एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं स्टूडेंट्स। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये वेक्टर इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ए वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है, इसमें इसका एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इसका मतलब है फर्स्ट आपका पार्ट जो है उस पार्ट का आंसर होगा कि वेक्टर किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट जो आपसे पूछा गया है, सेकंड पार्ट इसमें क्या पूछा गया है कि आप लोगों ने बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट्स हैं जिसमें एक्स और वाई कंपोनेंट के साइंस अपोजिट हैं। तो यहाँ पे देखें एक्स नेगेटिव है, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, और इस क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट क्या है? नेगेटिव। यानी इन दोनों कंपोनेंट्स के साइन यहाँ पे भी अपोजिट हैं और यहाँ पे भी अपोजिट हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स कि आपके पास जो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई वेक्टर लाई करे ए वेक्टर, या फिर वो वेक्टर अगर आपके पास लाई करे ए वेक्टर लाई करे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट है चाहे वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, दोनों क्वाड्रेंट्स में एक्स और वाई कंपोनेंट के साइंस स्टूडेंट्स क्या होंगे? अपोजिट साइंस होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इफ़ द वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी नेगेटिव, और इसको डायग्रामेटिकली शो करके बताया हुआ है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे। और अब हम सेकंड क्वाड्रेंट, और जब दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होंगे या अपोजिट साइंस के होंगे तब हम देखेंगे क्या होगा। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास both components of a vector will have negative sign if the vector lies in second या फिर fourth quadrant। ये स्टूडेंट्स मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, ये जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं तो ये आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट है तो इसमें एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, यानी एक्स और वाई दोनों के साइंस क्या हैं? अपोजिट साइंस हैं। और इसी तरह से एक्स और वाई दोनों के साइंस अपोजिट हैं, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं अपोजिट साइंस का मतलब ये है कि ए एक्स ए वाई दोनों जो हैं इनके साइंस जो हैं वो अपोजिट हों, तो वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट भी तो बन सकता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट भी तो बन सकता है। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने सिर्फ ये बताना है कि एक्स अगर पॉजिटिव है, वाई अगर नेगेटिव है, या एक्स अगर नेगेटिव है, वाई अगर पॉजिटिव है, तो वो वाले क्वाड्रेंट्स कौन से होंगे, और वो कौन से हैं? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट।